तालसपुर गांव में चेतन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके 2 पुत्र थे। एक का नाम उमंग और दूसरे का नाम सचिन था। एक दिन जब चेतन खेतों में काम करके घर लौट रहा था, तभी बहुत जोर की बारिश होने लगी। इतनी तेज वर्षा हो रही है, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। मेरे दोनों बेटे और मेरी पत्नी चिंता कर रहे होंगे। चेतन ने और तेज चलना शुरू कर दिया। तभी सामने से एक बैल भागता हुआ आया और चेतन को जोर से टक्कर मार दिया। चेतन उसका वार सह नहीं पाया और मूर्छित होकर वहीं गिर गया। जख्मी शरीर पे बारिश का पानी लगातार गिरने से उसका शरीर ऐंठ गया। बहुत देर होने के बाद भी जब चेतन नहीं लौटा, तो चेतन की पत्नी विमलेश ने अपने बड़े बेटे उमंग से कहा, बेटा, इतनी देर हो गई, तुम्हारे पिता अभी भी खेत से नहीं लौटे हैं। वर्षा भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। ये कड़कती बिजली कुछ अच्छा संकेत नहीं दे रही है। हमारा मन बहुत ज्यादा विचलित हो रहा है। तुम यही रहकर सचिन का ध्यान रखना। हम खेतों में जाकर तुम्हारे पिता को देख कर आते हैं। माँ, मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ, पिताजी अभी तक नहीं लौटे। आप यही रुको, मैं देख कर आता हूँ। इतनी देर तक पिताजी का ना लौटना हमें अंदर ही अंदर डरा रहा है। इतना कहकर उमंग खेतों की तरफ चल देता है। बिजली की कड़क अब पहले से भी ज्यादा तेज हो रही है। उमंग ने खेत के पास ही चेतन को पड़ा देखा तो तेजी के साथ उसके पास गया। पिताजी, ये क्या हो गया आपको? आपको इतनी सारी चोट कैसे लग गई? उमंग अपने पिताजी को कमर पर उठाकर घर पर ले आता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मुझे तो पहले ही पता था कि कुछ अनहोनी होने वाली है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी वैद्य जी को बुलाकर लाता हूँ। उमंग बेटा, तुम्हारे पिता की पसली टूट गई है। इन्हें कुछ दिन एक अवस्था में रहना होगा, नहीं तो मेरी दी हुई दवा भी कुछ असर नहीं करेगी। ठीक है वैद्य जी, अब से पिताजी कोई काम नहीं करेंगे, पूरी तरह आराम करेंगे। अगले दिन उमंग अपनी माँ से बोला, माँ, मैं खेत पर जा रहा हूँ, मुझे रोटी बांध दो, मैं खेत पर ही खा लूंगा। यह क्या बोल रहा है बेटा? तेरे पिताजी चाहते हैं तू उनकी तरह एक किसान नहीं बने। उनकी सारी जिंदगी बीत गई मेहनत करते करते। वे आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए दिन रात उन्हें एक करना पड़ता है। इसलिए आज तक तेरे पिता ने तुझे खेत में नहीं जाने दिया। माँ, पिताजी की पसली टूट गई है। घर में ऐसा कुछ नहीं है जिसको बेचकर कुछ दिन गुजारा हो जाए। सचिन अभी बहुत छोटा है। अगर मैं खेतों में काम नहीं करूंगा तो घर कैसे चलेगा? काकी, माफ कीजिए। कल जिसने काका को टक्कर मारी थी वो मेरी ही बैल था। पूरे गांव वाले जानते हैं वो बैल पागल है, कभी भी खूंटा तोड़कर भाग जाता है। अब बेजुबान जानवर को कुछ कर भी तो नहीं सकते। रमन, तुमको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। भगवान तुम्हारा भला करे। तुम्हारी जगह कोई और होता तो अभी तक मुझे रानी जी के राज दरबार में ले जाता और गांव से बाहर करवा देता। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर रमन वहाँ से चला गया। उमंग बेटा, तुम खेतों में जा रहे हो तो अपने चाचा मोहन को बोलना मैंने बुलाया है। वो मेरा छोटा भाई है और कुछ दिनों से हमारे बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आज मैं मोहन के सामने बैठकर बात करना चाहता हूँ। ठीक है पिताजी, मैं चाचा जी को बोल दूंगा। अच्छा माँ, अब मैं चलता हूँ। उमंग खेतों की ओर चल पड़ा और रास्ते में उमंग को एक आदमी मिला। अरे चाचा जी, अच्छा हुआ मुझे यही मिल गए, वैसे भी मैं आपके पास आने वाला था। क्यों उमंग बेटा, ऐसा क्या हुआ जो तुम मेरे पास आने वाले थे? वो चाचा जी, आपको पिताजी ने बुलाया है, आपसे कुछ बात करनी थी उन्हें। उमंग ने चाचा जी को सारी बात बता दी। चाचा जी मन ही मन सोचने लगे, अब तुम्हें क्या बताऊं कि रमन का वो बैल मैंने ही खोला था। लोग अचानक आ जाने वाली बारिश से इतना घबरा गए थे कि किसी ने मुझे बैल को खोलते हुए देखा तक नहीं, और मेरा काम भी हो गया। काम तो हो गया पर अधूरा रह गया। चेतन को मारना था। उसके जीते जी मैं अपना सपना पूरा कैसे कर पाऊंगा? क्या सोच रहे हो चाचा जी? अरे कुछ नहीं बेटा, तुम जाओ और मन लगाकर काम करना। उमंग ने खेतों में जाकर पूरे दिन लगन से बहुत काम किया। उधर मोहन चेतन के घर पहुंच चुका था। दोनों काफी देर तक आपस में बातें करते रहे। मोहन, तुम्हें तो पता है मैं अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता, परंतु अब मुझे चोट लग गई है। उमंग खेत में गया है काम करने, परंतु उससे वो काम होगा नहीं। मैं चाहता हूं अब विमलेश और उमंग को
उन सोने की मुद्राओं के बारे में बता दूं जो मैंने सालों से छुपा के रखी है। हाँ भाई, वो मुद्राएं तुम्हें राजा जी ने दी थी। आपकी मेहनत देखकर, कैसे आपने अपनी जान पर खेलकर उनकी बेटी के सबसे प्यारे पालतू पक्षी की जान जो बचाई थी। तब तो राजकुमारी बहुत छोटी थी और राजकुमारी ने जिद पकड़ ली थी कि वो तभी भोजन करेंगी जब उनका पालतू पक्षी मिलेगा। तब से आपने भाभी और उमंग को उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बताया? 9 साल हो गए उस बात को। आए दिन घर में इतनी तंगी रहती है। अब तक तो वो सारी मुद्राएं खत्म हो जाती। विमलेश का सपना है हम अपने दोनों पुत्रों को कुछ अच्छा काम कराएं। अब उमंग बड़ा भी हो गया है। तुम एक काम करो, जंगल जाओ और वो सोने का डब्बा ले आओ जिसमें मुद्राएं हैं। मैं आज वो सारी मुद्राएं अपने बेटे और अपनी पत्नी को दिखाऊंगा। वो तीनों कितने खुश हो जाएंगे। आप ठीक कह रहे हो, परंतु जिस जगह आपने वो छुपाया है उसका पता तो आपको ही है। मैं तो कब से आपसे पूछ रहा हूं, आप बताते ही नहीं हो। तू फालतू की जिद करता था। मैंने कहा था ना, ये मेरे बच्चों के लिए है और समय आने पे बता ही दूंगा। अब वो समय आ गया है। चेतन ने मोहन को वो जगह बताई जहाँ उसने मुद्राएं छुपाई थी। मोहन खेतों की तरफ चला गया और जमीन खोदने लगा और जमीन खोदते हुए बड़बड़ा रहा था। मुझे इतने सालों से भाई झूठ बोलता आ रहा था। बोलता था वो डब्बा हिफाजत से कहीं बहुत दूर रखा है और छुपाया अपने ही खेत में। अगर मुझे पता होता तो मैं बहुत पहले ही इसको निकाल लेता और अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घर में करता। अब अगर मैं इस डब्बे को लेकर भाग भी जाऊं तो भाई तो मुझे कहीं ना कहीं से ढूंढ ही लेगा। चेतन ने मेरे साथ साथ किसी को भी नहीं बताया कि उसने डब्बा कहां छुपाया था। आज उसने पहली बार मुझे बताया है तो मेरा नाम तो आ ही जाएगा। मुझे सारी जिंदगी कारावास में बितानी पड़ेगी। कहीं ऐसा ना हो लालच में आकर बाकी की जिंदगी बर्बाद हो जाए। चाचा जी, आप कब आए? मैं कब से कहीं खोया हुआ था, पता ही नहीं लगा आप आए हो। और ये आपके हाथ में डब्बा कैसा है? अरे अरे बेटुआ, कुछ भी तो नहीं। तू मेरे साथ घर चल, तेरे पिता ने बुलाया है। उमंग अपने चाचा के साथ घर की ओर चल पड़ा। मोहन ने रास्ते में देखा रानी जी की गाड़ी गांव की ओर ही जा रही है। तभी उसके होठों पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। मोहन ने वो डब्बा उमंग को पकड़ाया और कहा, बेटुआ तुम धीरे धीरे चलो, मैं बस अभी आया। उमंग ने वो डब्बा ले लिया और मोहन लपक कर रानी जी की गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो गया। रानी की गाड़ी एक झटके में रुकी और रानी तिल मिलाती हुई नीचे उतर कर आ गई। ये कौन बदतमीज है जिसने हमारी गाड़ी को रोकने की कोशिश की? गुस्ताखी माफ मालकिन, लेकिन बात ऐसी थी कि मुझे सामने आना पड़ा। ऐसी भी क्या बात है जो तुम हमारे गुस्से के कहर से डरे नहीं? पूरा रामपुर गांव के लोग हमारे गुस्से से वाकिफ है। हमारे सामने जबान होते हुए भी कोई एक बात तक नहीं कर सकता। मालकिन, सही का साथ देने के लिए हम आपकी दी गई सजा को भी भुगतने के लिए तैयार हैं। आदमी, तुम कमाल के लगते हो। अब बोलो जो बोलने आए हो। मालकिन, वो लड़का देख रहे हैं आप? 17-18 साल का लड़का है। उसके हाथ में हमने सोने का डब्बा देखा है। ऊपर वाला झूठ ना बुलवाए, पर हमने उसको सोने की मुद्राएं गिनते हुए देखा था। उस पे राजमहल का चिन्ह भी था। आप खुद ही सोचिए कि आज महल में किसी को ऐसा डब्बा दिया गया है और हमको ये मुद्राएं बहुत साल पुरानी और कीमती लगती हैं। हमें तो ये लड़का चोर लगता है। अगर तुम्हारी बात गलत हुई तो इसकी तुमको सजा मिल सकती है। क्या तुम ये बात जानते हो? जी महारानी, हम जानते हैं, परंतु सच का साथ देने से नहीं डरते। सिपाहियों, उस लड़के के डब्बे में देखो कि उस डब्बे में क्या है। रानी का आदेश सुनकर सिपाही उमंग की तरफ बढ़े। उमंग ने अपने सामने सिपाहियों को देखा और सिपाही ने कहा, ए लड़के, इस डब्बे में क्या है? कुछ खाने का सामान होगा या लड्डू होंगे। तेरे हाथ में ये डब्बा है और तुझे ही नहीं पता कि इसमें क्या है? नहीं नहीं, ये डब्बा मेरा नहीं है। मैंने तो अभी ये चाचा जी के हाथ से लिया है। एक सिपाही ने वो डब्बा उमंग के हाथ से ले लिया और उसके अंदर रखी सोने की मुद्राएं जमीन पर पलट दी। उमंग इतनी कीमती चीज देखकर आंखें मसल ले लगा। सोने की मुद्राएं ये कहां से आई? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा।
रानी भी वहाँ आ गई और गुस्से में बोली, सिपाहियों, पकड़ो इस झूठे और मक्कार इंसान को और इसे घोड़े की जीन से बांध दो और पूरे गांव में इसे इस तरीके से घसीटो कि इसकी शरीर पर एक भी खाल नहीं बचनी चाहिए। गुस्ताखी माफ मालकिन, पर इसका जुर्म अभी तक साबित नहीं हुआ है। ये किसी की साजिश भी हो सकती है। हमें ये लड़का मासूम लगता है। राजकुंवर के जाने के बाद महल के सारे फैसले हम ही लेते आए हैं। आज अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुम हमको फैसला बदलने के लिए बोल रहे हो? भूलो मत, तुम महारानी से बात कर रहे हो। इसके लिए हम तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकते हैं। नहीं नहीं रानी साहिबा, ऐसा मत करना। सिपाहियों ने उमंग को घोड़े के पीछे बांधा और घसीटते हुए उसको महल ले जाने लगे। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। गांव के लोगों ने उमंग को जब ऐसे देखा तो वो आपस में बातें करने लगे। ये तो चेतन का बेटा है। महारानी इसको ऐसे क्यों घसीट रही हैं? मैंने तो सुना था कि चेतन कहता था कि अपने बेटे को ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। कुछ भी नहीं बना पाया। बनाना तो छोड़ो, देखो चोर बना दिया, देखो तो। उसकी बात सुनकर गांव के लोग आपस में हंसने लगे। सिपाहियों ने महल में आकर उमंग को कारावास में डाल दिया। उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी, कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। अगर मेरा बड़ा भाई मेरी बात मान लेता तो आज जवान बेटे के शरीर पर इतने जख्म ना मिलते। सोने की मुद्राएं मेरी नहीं हुई तो मैंने किसी की भी नहीं होने दी। महारानी मुझसे बहुत प्रसन्न है, यही सही मौका है। मुझे महारानी से कुछ मांग लेना चाहिए। मोहन ने हाथ जोड़कर महारानी से कहा, महारानी, मैं एक गरीब किसान हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर आप मुझे महल में कोई काम दे दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेरी एक जवान बेटी है, मुझे उसके विवाह का बंदोबस्त भी करना है। ठीक है, आज से तुम हमारी बेटी पाखी के पक्षियों की देखभाल करोगे। हमारी बेटी को पक्षियों से बहुत प्यार है। बहुत बहुत आभार आपका। जहाँ एक तरफ मोहन ने चेतन की दुनिया उजाड़ कर रख दी थी और अपने कदम महल में जमा लिए थे, वहीं दूसरी तरफ विमलेश अपने घर में बैठी थी। उसके सामने खाना रखा हुआ था। भाग्यवान, कब तक ऐसे ही खाना सामने रखकर बैठी रहोगी? उमंग बस आता ही होगा, तुम खाना शुरू तो करो। हमारा जी नहीं मान रहा। रात हो गई है, अब तक उमंग नहीं आया। आपको पता है ना, मैं मेरे बेटे के बिना खाना नहीं खाती हूँ। विमलेश बेटी, अब तो तुझे अकेले ही खाना खाना पड़ेगा। तेरे बेटे को महारानी ने कारावास में डाल दिया है। सुना है राजमहल में चोरी की है उसने और किसी को पता भी नहीं लगने दिया। ये क्या बोल रही है काकी आप? आपको तो पता है ना मेरा उमंग कितना संस्कारी है। आपको ना जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। मेरा उमंग चोरी नहीं कर सकता। बूढ़ी औरत ने विमलेश को सारी बात बता दी। विमलेश ये सब सुनकर रोने लगी। तुम परेशान मत हो, मैं अभी महल जाता हूँ और महारानी से बात करता हूँ। आपको वैद्य ने चलने फिरने से मना किया है जी। आप यहीं पर रहकर सचिन का ध्यान रखें। मैं महल जाकर आती हूँ। तुम परेशान मत हो, मैं अभी महल जाता हूँ और महारानी से बात करता हूँ। चेतन और विमलेश महल की तरफ चल पड़े। महल आकर उन्होंने जैसे ही अंदर आने की कोशिश की तो सिपाहियों ने उन्हें वहीं पर रोक लिया। तुम अंदर नहीं जा सकते, ये महारानी का हुक्म है। देखो, हमारा अंदर जाना बहुत जरूरी है। हमारा बेटा कारावास में है। महारानी को जरूर कोई गलत फहमी हुई है। हमें महारानी से बात करनी है। मूर्ख, क्या तुमको नहीं पता आज राजकुमारी के विवाह के लिए राज्य के राजकुमारों को महल बुलाया गया है, इसीलिए आज कोई भी महल के भीतर नहीं जा सकता। तुम अब जाओ और कल आना। अगर हम महारानी जी से नहीं मिल सकते तो मंत्री जी को ही यहीं पर बुलवा दीजिए। मंत्री जी भी महल में नहीं हैं, महारानी भी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रही हैं। अभी आप लोग जाओ यहाँ से और कल आना। इतना बोल के सैनिक ने उनको बाहर छोड़ दिया। अब चेतन और विमलेश के पास घर लौटने के सिवा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं बचा था। अगले दिन विमलेश और चेतन फिर से महल पहुंच गए और महारानी सुनैना के सामने जाकर बोले, महारानी, हमारा बेटा निर्दोष है, उसको छोड़ दीजिए। दुनिया के हर माता पिता को अपना बेटा निर्दोष ही लगता है, चाहे वो चोर ही क्यों न हो। महारानी, हमारे बेटे ने किसकी चोरी की है? आप ये तो बता दीजिए।
तुम्हारे बेटे ने सोने की मुद्राओं को चुराया है और किसी को भनक तक नहीं लगने दी। मुद्राओं का नाम सुनकर चेतन को समझ आ गया, जो सोने की मुद्राओं का डब्बा था उसके बारे में ही महारानी बात कर रही है। महारानी, कहीं आप उस डब्बे वाले सोने की मुद्राओं की बात तो नहीं कर रही हैं ना? तो तुम भी अपने बेटे के साथ शामिल हो इसमें? नहीं महारानी, वो मुद्राओं कुछ साल पहले राजा जी ने ही मुझे उपहार में दी थी, जब मैंने राजकुमारी के पालतू मोर की जान बचाई थी। उनको मैंने अपने खेतों में दबा दिया था ताकि मेरे बच्चों के काम आए। अब मुझे चोट लग गई है तो सोचा निकाल लेता हूँ, इसलिए मैंने अपने भाई मोहन को वो लाने को बोला था। तभी वहाँ मंत्री भी आ गए। महारानी, ये आदमी ठीक कह रहा है। मेरे सामने ही महाराज ने इनको मुद्राओं का डब्बा दिया था। मैं इस आदमी की शक्ल पहचानता हूँ। मोहन को बुलाओ। सिपाही मोहन को पकड़कर वहाँ पर लाते हैं। मोहन रोते हुए बोला, माफ कर दीजिए महारानी, मैं लालच में आ गया था। मैं कितने वर्षों से मुद्राओं को ढूंढ रहा था, इसलिए क्रोध में आकर उमंग पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। परंतु सच तो एक दिन सामने आ ही जाता है। सैनिकों, इसको गांव के बाहर निकाल दिया जाए और उमंग को छोड़ दिया जाए, और जो सोने की मुद्राएं उमंग के पास से मिली हैं, उसको भी चेतन को ही दे दिया जाए। चेतन और विमलेश उमंग को लेकर घर पर वापस आ जाते